अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 1 जनवरी 2024 जब पूरी दुनिया में नए साल का धूमधाम से जश्न मनाया जा रहा था, जापान में एक बहुत खतरनाक 7.6 मैग्नीट्यूड का एक जलजला आता है। ये एक ही जलजला नहीं था, इसके फौरन बाद बहुत सारे छोटे बड़े अर्थक्वेक्स रिकॉर्ड किए गए। टोटल 155 से ज्यादा अर्थक्वेक्स सिर्फ एक ही दिन में आए, जिसकी वजह से जापान के समंदर में तकरीबन 4 से 5 मीटर ऊंची लहरें उठी और जापान के वेस्ट कोस्ट पर जाकर टकराई। जापान की मेटीरियोलॉजिकल एजेंसी ने एक सुनामी अलर्ट भी जारी किया, लेकिन बाद में उसे रिमूव कर दिया गया। जापान में अर्थक्वेक की वजह से बहुत बड़ा सब्सटेंशियल डैमेज भी हुआ। दर्जनों की तादाद में बिल्डिंग समीबोस हो गयी, हजारों घरों की लाइट चली गई और कई घरों में आग लग गई और जापान में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जापानीज प्राइम मिनिस्टर फ्यूमो किशिडा का कहना है कि ये सिचुएशन बैटल अगेंस्ट टाइम है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अर्थक्वेक में फंसे हुए लोगों को बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन इससे अगले ही दिन यानी 2 जनवरी को अनफॉर्चुनेटली एक और हादसा पेश आता है। जापान की एयरलाइन का एक प्लेन टोक्यो एयरपोर्ट पर जापान कोस्ट गार्ड के जहाज से जा टकराता है और इन दोनों जहाजों में खतरनाक हद तक आग लग जाती है। जापान कोस्ट गार्ड का ये हवाई जहाज अर्थक्वेक में फंसे लोगों की मदद के लिए तैयार हो रहा था। फॉर्चुनेटली दूसरे प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स को सेफली रेस्क्यू कर लिया जाता है, लेकिन इस कोस्ट गार्ड के हवाई जहाज में 6 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनमें से 5 मारे गए। सिर्फ 39 साल के एक प्लेन कैप्टन जख्मी हालत में जहाज से निकल पाए। Japan Airlines passenger jet with nearly 400 people on board. You see it landing there with a fireball on its wing. It collided with the Japan Coast Guard aircraft on its way to help with earthquake relief efforts. 5 crew members on that Coast Guard plane have been killed. The captain is in critical condition. The airline says nearly everyone from that flight was safely evacuated. Japan's public broadcaster says 17 passengers were injured. दोस्तों, आज तक का सबसे खतरनाक सिलसिला भी जापान में ही 11 मार्च 2011 को आया। इस अर्थक्वेक को तोहोकू अर्थक्वेक का नाम दिया गया, जिसका मैग्नीट्यूड 9.0 रिकॉर्ड किया गया और इस अर्थक्वेक में तकरीबन 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए। दोस्तों, यहाँ पर 2 बड़े सवाल पैदा होते हैं। पहला ये कि आखिर जापान में ही इतने अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, और दूसरा ये कि जापान इतने बड़े बड़े डिजास्टर से आखिर कैसे बच निकलता है, क्योंकि यही अर्थक्वेक अगर किसी और मुल्क में आए होते तो हजारों या लाखों की तादाद में लोग मारे जा चुके होते, जबकि जापान में डेथ काउंट 200 से भी कम है। आखिर जापान ऐसे खतरनाक डिजास्टर से कैसे बच निकलता है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। 2024 में आए इस अर्थक्वेक को नोटो पेनिनसुला अर्थक्वेक या 2024 सी ऑफ जापान अर्थक्वेक का नाम दिया गया। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप मैप पर देख सकते हैं। जापान में एक नोटो पेनिनसुला नाम का रीजन मौजूद है। पेनिनसुला एक ऐसी जमीन को कहते हैं जिसके 3 तरफ पानी मौजूद हो। जापान में भी ऐसा ही एक रीजन मौजूद है जिसे नोटो पेनिनसुला रीजन कहा जाता है और यही रीजन इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर था। इस रीजन के वेस्ट में द सी ऑफ जापान मौजूद है। दोस्तों, इस नोटो पेनिनसुला रीजन से तकरीबन 500 किलोमीटर दूर है टोक्यो, जहाँ तक इस अर्थक्वेक को फील किया गया। अब हम आते हैं अपने पहले सवाल की तरफ कि आखिर जापान में ही इतने अर्थक्वेक्स क्यों आते हैं, तो इसका जवाब भी इसके नक्शे में ही मौजूद है। ये है दुनिया की 16 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स का नक्शा। टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर यानी अर्थ क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मेंटल से बनती है। असल में जमीन के कोर में जो हीट जनरेट हो रही होती है, उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट रिलीज होते हैं, जिन करंट की वजह से ये प्लेट्स मूव करती रहती हैं। तो ये 16 प्लेट्स हैं जो एक दूसरे से टकराती हैं, जिसकी वजह से हमें अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। और जो मुल्क इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर लाई करते हैं, वहाँ सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स देखे जाते हैं। और दोस्तों, हमारा जापान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ 4 अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिल रही हैं। द पैसिफिक प्लेट, एल्पाइन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। यही वजह है कि जापान में इतने सारे अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं और पैसिफिक प्लेट में सबसे ज्यादा टेक्टोनिक मूवमेंट्स देखने को मिलती है। इसीलिए पैसिफिक प्लेट की बाउंड्री को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, क्योंकि इस टेक्टोनिक प्लेट में सिचुएटेड कंट्रीज में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। दुनिया के तकरीबन 90% अर्थक्वेक और 75 एक्टिव वोल्केनोस इसी टेक्टोनिक प्लेट में देखे जाते हैं। और इसी तरह बाकी प्लेट्स पर भी सेम ही रूल अप्लाई होता है। जो मुल्क इन टेक्टोनिक प्लेट्स की बाउंड्रीज पर होते हैं, जैसे कि इक्वाडोर एक ऐसी कंट्री है जिसके बिल्कुल सेंटर से अमेरिकन प्लेट की बाउंड्री गुजरती है, और यही वजह है कि इस मुल्क में खतरनाक हद तक जलजले देखे जाते हैं। और अगर इसे हम कंपेयर करें यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे मुल्कों के साथ, जहाँ बहुत कम ही अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये मुल्क टेक्टोनिक प्लेट्स के बिल्कुल सेंटर पे लाई करते हैं, इसीलिए यहाँ अर्थक्वेक की इंटेंसिटी बहुत कम होती है। दोस्तों, ये टेक्टोनिक प्लेट्स मुख्तलिफ तरीके से एक दूसरे से टकराती हैं, जिसकी वजह से डिफरेंट तरह की बाउंड्रीज बनती हैं, जैसे कि कन्वर्जेंट बाउंड्री
बाउंड्री जिसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, या फिर डाइवर्जेंट बाउंड्री जिसमें दो प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। और तीसरे नंबर पर आती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री जिसमें दो प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट मूव करती हैं। इनमें से कन्वर्जेंट और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में सबसे ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं। और दोस्तों, जो हमारी पैसिफिक प्लेट है उसकी बाउंड्री भी एक कन्वर्जेंट बाउंड्री है। कन्वर्जेंट बाउंड्री में भी एक स्पेसिफिक टाइप है सबडक्शन जोन। सबडक्शन जोन में सबसे ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक्स आते हैं क्योंकि इस किस्म की कोलिजन में एक प्लेट दूसरी प्लेट के बिल्कुल नीचे अर्थ के मेंटल में चली जाती है, जिसकी वजह से जमीन में एक गड्ढा बन जाता है जिसे ट्रेंच कहते हैं। जबकि कुछ जगहों से अर्थ क्रस्ट बहुत कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से जमीन का मेंटल वोल्केनोस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये ट्रेंच समुद्र के सबसे डीपेस्ट पॉइंट कहलाते हैं, जो कि नॉर्मल सी बेड से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर गहरे हो सकते हैं। समंदर का सबसे डीपेस्ट पॉइंट मारियाना ट्रेंच भी एक ट्रेंच है, जो कि सी लेवल से 10.9 किलोमीटर गहरा है। मारियाना ट्रेंच के बारे में तो दोस्तों आप बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि जापान के करीब द सी ऑफ जापान में भी एक बहुत बड़ा ट्रेंच मौजूद है जिसे जापान ट्रेंच कहते हैं। यहाँ पर भी समंदर ऑलमोस्ट 8.4 किलोमीटर गहरा है। दुनिया में आपको बहुत कम ही ऐसे मुल्क मिलेंगे जो एक ट्रेंच के इतने पास सिचुएटेड हैं। जैसा कि अगर आप मैप पर देखें कि अलग अलग जगहों पर समंदर की डेप्थ कितनी है, जितना मैप का कलर लाइट होगा समंदर की गहराई उतनी ही कम होगी, और जितना ब्लू कलर डार्क होगा उतनी ही समंदर की गहराई ज्यादा होगी। अगर हम देखें ज्यादातर मुल्कों के आसपास लाइट कलर मौजूद है, जबकि अगर हम जापान के मैप पर देखें तो एक डार्केस्ट एरिया जापान के कोस्ट लाइन के पास से होकर गुजरता है, और यही वो जगह है जहाँ पर जापान ट्रेंच मौजूद है, और इसी के ऊपर से होकर गुजरता है हमारा इमेजिनरी रिंग ऑफ फायर। इसी टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से यहाँ इतने खतरनाक अर्थक्वेक्स आते हैं, और यहाँ पर सबसे गहरा समंदर भी मौजूद है। सबसे ज्यादा वोल्केनो एरप्शन भी यहीं पर देखने को मिलती है, और इसी टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट की वजह से जापान में सबसे ज्यादा सुनामीज भी आते हैं। जापान की कोस्ट लाइन इस ट्रेंच के बहुत ही ज्यादा करीब है, जिसकी वजह से सुनामीज को बहुत कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, और तो और वार्निंग अलर्ट्स के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं होता। इसी वजह से जापान में सबसे ज्यादा सुनामीज का खतरा रहता है, और यही वजह है कि जापान इतने खतरनाक अर्थक्वेक और सुनामी से बचने के लिए भी हमेशा सबसे आगे रहा है। यहाँ पर हम आते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ कि आखिर जापान इतने बड़े डिजास्टर से कैसे डील करता है और कैसे बचा पाता है अपने लोगों को। दोस्तों, जापान में बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करना पड़ता है। इनके 3 स्टैंडर्ड्स हैं। सबसे लोएस्ट स्टैंडर्ड को ताइशिन स्टैंडर्ड कहते हैं, जिसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि बिल्डिंग्स के पिलर, दीवारें और बीम्स की मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए ताकि वो अर्थक्वेक के वाइब्रेशन को रेजिस्ट कर सके। उसके बाद सेकंड स्टैंडर्ड है साइशिन स्टैंडर्ड, जिसमें कहा जाता है कि बिल्डिंग्स के नीचे बड़े बड़े रबड़ के पैड्स या डैम्पर्स लगाएं ताकि अर्थक्वेक की एनर्जी को अब्सॉर्ब किया जा सके। ये स्टैंडर्ड ज्यादातर थोड़ी ऊंची बिल्डिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद आता है तीसरा और सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट और एडवांस स्टैंडर्ड यानी मेनशिन स्टैंडर्ड। इसमें बिल्डिंग्स के पूरे स्ट्रक्चर को जमीन से आइसोलेट कर दिया जाता है। स्टील और रबड़ की अलग अलग लेयर्स लगा दी जाती हैं ताकि अर्थ बिल्डिंग के कंपैरिजन में बिल्कुल इंडिपेंडेंटली मूव करे। अगर फ्लोर हिल भी रहा है तो बिल्डिंग स्टेबल रहे। दोस्तों, टोक्यो शहर का काई ट्री के नाम से एक आइकॉनिक टावर मौजूद है। इसमें भी इसी स्टैंडर्ड को इस्तेमाल किया गया है, और यही वजह है कि जब 2011 में टोहोकू अर्थक्वेक आया तब इस बिल्डिंग को एक खरोंच तक नहीं आई, और इसीलिए इसे दुनिया की मोस्ट अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग भी समझा जाता है। इसके अलावा जापान सुनामीज को कंट्रोल करने के लिए भी सुनामी कंट्रोल फॉरेस्ट बनाए हैं और सुनामी इवैक्यूएशन टावर्स भी बनाए हैं ताकि किसी ऊंची जगह पर जाकर सुनामी से बचा जा सके। इसके अलावा जापान में मौजूद हर शहरी को रेगुलर बेसिस पर ड्रिल्स करवाई जाती है कि सुनामी के केस में क्या करना है। और इसके अलावा जापान ने अपनी कोस्ट लाइन पर बड़ी बड़ी दीवारें बनाई। जापान की कोस्ट लाइन ऑलमोस्ट 2000 माइल लंबी है, जिसका 40% हिस्सा इन्हीं दीवारों से घिरा हुआ है। लेकिन अगर हम 2011 के सुनामी को याद करें तो इन दीवारों ने भी कोई काम नहीं किया था। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सुनामी जिस अर्थक्वेक की वजह से आया था उसे जापान की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक समझा जाता है। और उसी अर्थक्वेक की वजह से जापान में फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर भी हुआ था, जिसमें बहुत से न्यूक्लियर रिएक्टर्स डैमेज हो गए, जिसकी वजह से बहुत सारी न्यूक्लियर रेडिएशन पैसिफिक ओशन में फैल गई। 2011 का ये अर्थक्वेक और सुनामी बहुत खतरनाक था, जिसमें तकरीबन 18,000 से ज्यादा लोग मारे गए। जिसके बाद थैंकफुली इस साल के अर्थक्वेक में इतना नुकसान नहीं हुआ। लेकिन जापान की मौसमियाती एजेंसी ने अगले कुछ हफ्तों में दोबारा इसी शिद्दत के ज़लज़लों की प्रेडिक्शन दी है, जिसमें 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक और उसके बाद कई आफ्टर शॉक्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।